हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज सीटेट मैथ सितंबर 2014 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सर, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको आता है पहले से ही। 5 का स्थानीय मान, तो पहले आपने क्या लिया, 35,362, और इसमें 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो 5 ये है, तो 5 3 है, तो 3 जीरो लगा दीजिए इसके। ठीक है, तो 5000 हो गया, स्थानीय मान 5000 हो गया। और हमने आपको बताया था अंकित मान वही होता है जो लिखा होता है। ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होता, तो जो है वही होगा। तो अंकित मान कितना होगा, 5 का 5 ही होगा ना। ठीक है, अंकित मान ये हो गया स्थानीय मान आपका, और ये हो गया अंकित मान। ठीक है, अब इसका अंतर पूछ रहा है, तो दोनों को माइनस कर दीजिए। 10 में से 5 5, 9 9, और यहाँ पर 4। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 4995। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए दिया है 4995, आपका इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है 10 इकाई, 10 दहाई और 10,000 बराबर है। सबका ऐड करना है, एडिशन। ठीक है, 10 इकाई का मतलब आप सीधे 10, ठीक है, इकाई हो गया। और 10 दहाई, 10 और दहाई का मतलब होता है 10, तो मतलब क्या होता है इसका, 100 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो 100। ठीक, फिर अगला क्या, 10,000, तो 10 इंटू 1,000 बराबर 10,000 होगा, यही तो होगा। ठीक है, अब इसको आप 10,000, 1 2 3 जीरो हो गया, और 10 ये हो गया। जोड़ लीजिए सबको, देखिए प्लस का साइन लगा, सबको जोड़ना है। तो 0 1 1 0 1, तो क्या आ जाएगा देखिए, 10,110। ऑप्शन है क्या, देखिए 10 11 10, ये ऑप्शन नंबर 3 दिया है, 10,110। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 32 जो है उसका आंसर क्या होगा, तीसरा, 10,110। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगले में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। ठीक है, हमने आपको बताया अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें वो नंबर के और आपको गुणनखंडों का योगफल बोल रहा है, तो आप ऐसे ना करिएगा 210 करके और ऐसे करने लगे, 2 एकम 2 2 पंचे 10 ऐसे। ठीक है, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे कैसे किससे करेंगे, 210 था, आप उसी कक्षा 4 वाली विधि से करेंगे। पहले 1 से करिए, तो 1 से 210 यही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा दूर दूर रखिएगा जिससे ऐड करने में आपको आसानी हो। 2 से करेंगे तो देखिए 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, 3 से करेंगे, देखिए 3 सत्ते 21 और 0, 3 से हो गया। 4 से देखिए जा रहा है, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, नहीं 4 से तो नहीं जाएगा। 5 से, हाँ, फिर 5 से चला जाएगा। देखिए 5 चौको 20 और 5 दूनी 10। 6 से देखिए जा रहा है क्या, 6 दूनी 18, 3 और 6 पंचे 30, हाँ चला जाएगा 6 से। ठीक है, देखिए 6 त्रिका 18, 18 3 माइनस 30 बचा, और 6 पंचे 30। ठीक है, 7 से चला जाएगा, हाँ देखिए 7 तियाँ 21। 8 से देखिए जा रहा है क्या, 8 दूनी 16, और यहाँ 5 पर 8 से नहीं जाएगा। ठीक है, 9 से देखिए 9 दूनी 18, नहीं 9 से भी नहीं जा रहा है। ठीक है, 10 से देखिए, 10 से भी नहीं जाएगा ये। 10 से जाएगा क्या, 10 दूनी 20, 10 एकदम सॉरी 10 से चला जाएगा। 10 से जाके देखिए 10 दूना 20, एक बचा 10, 10 एकम 10। ठीक है, 11 से देखिए, 11 एकम 11, नहीं 11 से नहीं जाएगा। क्या 12 से जा रहा है क्या, 12 दूनी 24, नहीं 12 एकम 12, 7 नहीं 12 से भी नहीं जाएगा। 13 से देखिए, 13 एकम 13, और आपके पास बचा 8 और 80, नहीं 13 से भी नहीं जाएगा। 14 से देखिए, 14 एकम 14, 14 से चला जाएगा, हाँ 14 से जाएगा कितनी बार, 14 एकम 14 चला गया। ठीक है, बचा 7 और 14 पंचे 70, 15 हो गया। ठीक है, अब देखिए 14 15 तो अब तो होगा नहीं। ठीक है, तो आपके कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 दूनी 16, 16 गुणनखंड आ गया टोटल। और वो क्या कह रहा था, देखो धनात्मक गुणनखंडों का योगफल पूछ रहा है। ठीक है, आपसे योगफल पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, इसका योग तो निकालोगे ही, तो इसका अलग निकाल लो, इसका निकाल लो 1 मिनट लिए। ठीक है, देखो 5 2 7 7 5 12, 12 1 13, 13 और 5 18 की 8, हासिल लगा कितना, 1 1 1 2 7 और 2 9, 9 4 13, 14 15 16 17 18 19 20 21, और 1 22 की 2, हासिल लगा 2 2 2 4 और 1 5, और तो कोई है नहीं। ठीक है, तो 528 इसका हो गया। यहाँ देखिए 2 1 3 3 3 6 6 5 11 11 6 17 17, और फिर 17 के बाद आप 1 मिनट, हाँ चलो जोड़ लेते हैं। 17 और 7 कितना होगा, 17 और 3 हो गया आपका 20, और 4 24। ठीक है, तो 17 और 7 आपका कितना हो गया, 24, 24 10 34, 34 और 4 कितने होते हैं, 38 और 48। ठीक है, 528 और 48 देखिए कितना होता है, 8 दूनी 16 की 6 से लगाए, 4 2 6 1 7 और 1 5।
576 आ रहा है। ठीक है, आपने देख लिया टोटल कितना आ रहा है 576। तो देखिए क्या ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 33 का सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 1 576 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 210 के धनात्मक गुणनखंड आपको बता दिया है, बस इसको सिर्फ ऐड ही तो करना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन 33 हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए इसे। क्या है, गौरंग ने सोमवार को 4.5 घंटे, 4 सही 1/2 घंटे, ठीक है, मंगलवार को 190 मिनट। देखिए अब सबसे पहली चीज़ क्या है, देखिए सब चीज़ अलग अलग है, ये घंटे में ये मिनट में है, और आगे क्या दिया बुधवार को 5:20 AM से 9:10 AM, फिर आगे उल्टा सीधा होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, एक यूनिट में बनाएंगे इसे। एक यूनिट का मतलब समझ रहे हैं आप, या तो आप घंटे बना लीजिए या आप मिनट बना लिए। देखिए घंटे आप अगर बनाएंगे तो 190 मिनट कितना हो जाएगा, 6 का 18 और 3 घंटे 10 मिनट, तो एक घंटों में थोड़ा क्या होगा, कठिन हो जाएगा। तो आप क्या करिए, सबसे पहले इसे मिनट में बना लीजिए। ठीक है, मिनट में बनाएंगे तो देखिए क्या, सबसे पहले आप देखो सोमवार का नोट कर लो कितना है। सोमवार में क्या था, देखो 4.5 घंटे थे, तो 4 घंटे में कितने मिनट होंगे, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 6 चौको 24 240 मिनट हो जाएंगे ना। देखो ऐसे 4 घंटे ये थे, तो 4 का आपने देखा 60 मिनट, 4 6 चौको 24 240 मिनट ये हो गए, और आधा घंटा ये मतलब 30 मिनट ये, तो 240 और 30 कितने हो जाएंगे, 270 हो जाएंगे ना। ठीक है, तो सोमवार के देखो कितने मिनट हो गए, 270 मिनट हो गए ये। ठीक है, मंगलवार को 190, तो मंगल के भी जोड़ लो यहाँ पे, मंगल के 190 मिनट हो गए। और बुधवार को देखो 5:20 से 9:10, तो देखिए सबसे पहले इसे जोड़ना बताया मैं आपको, 5:20 से स्टार्ट करो। देखो अब आपको कितने, 5:20 से आप आ गए कितने बजे, 6 बजे आ जाएंगे, तो आपने कितना जोड़ा, 40 मिनट जोड़ दिए इसमें। ठीक है, 40 मिनट हो चुके हैं। अब 6 के बाद देखो 7 बजेगा, फिर 8 बजेगा, फिर 9 बजेगा, और देखो 9:10 तक है, तो देखो 6 से 7 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटा, तो 3 घंटे तो आपके आ गए 9 बजे तक का, और 10 मिनट और, तो 3 घंटा 10 मिनट हो गया ना। टोटल कितना हो गया, 3 घंटा 50 मिनट। ठीक है, 3 घंटे 50 मिनट कब हुआ, ये तो टाइम हुआ ना। अब आप इसे किस में चेंज करोगे, मिनट में भी तो चेंज करना है आपको, है ना। 5:20 से 9:20 से तो घंटे निकाले, 3 घंटे 50 मिनट। तो देखो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 6 का 18 180 मिनट, तो 3 घंटे के हो गए। ठीक है, और प्लस 50 इसमें आप और करोगे ना, तो 230 मिनट हो जाएंगे ना। 50 मिनट तो ये सीधे सीधे, और ये 3 घंटे दिए थे, तो 6 का 18 180 मिनट आपके इसके हो गए। तो कितने मिनट हो गए इसके, देखो आपके बुधवार के कितने हो गए, बुधवार के आपके हो गए हैं 230 मिनट। ठीक है, बुधवार का काम हो गया। बुधवार के बाद देखो बुधवार का ये दिया है, और शुक्रवार को 220 मिनट काम किया, फिर इसके बाद शुक्रवार को काम किया है। शुक्रवार को कितना काम किया, 220 मिनट काम किया। ठीक है, अब उससे पहले आप इसका टोटल करो, पूछ रहा है ना 1 घंटा काम करने के 42 घंटे, तो पहले कितने घंटे ये तो निकालेंगे, तो पहले हम मिनट ही निकाल लें, पहले कितने हुए, 0 देखिए, तो 0 हो गया, 7 और 9 16, 17 18 19 20 21 की एक हासिल लगा 2 2 2 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया आपके पास, देखो 9 मतलब 910। ठीक है, 910 ये क्या है, मिनट है। ठीक है, 910 मिनट हो गए आपके पास। अब 910 मिनट, और नीचे क्या करेंगे, 60 का भाग करेंगे, किसे बनाने के लिए, घंटे में बनाने के लिए। ठीक है, घंटे में बनाने के लिए हमने भाग किया, देखो 0 0 कट गया, बचा क्या, 6 में से 91 बचा है, तो 6 का भाग आप देख लो 91 में, 6 कम 6 कितना बचा, 3 31 हो गया, 6 पंचे 30 और 1/6, तो देखो आंसर आपका क्या है, 15 सही 1/6, 15 सही 1/6 हो गया ना। अब देखिए सबसे बड़ी गलती जो होगी ना आपसे जब आप करेंगे, तो क्या होगी, यही गलती होगी, आप इसे क्या लिखोगे, 15 सही 1/6 लिखा है, और फिर आप 15 सही 1/6 यहाँ तक का तो आप कर लोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, 15 6 90 और 1 91, 91/6 आप करोगे, और 42 का गुणा करा दोगे, बस आपका वहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 1 घंटे में क्या होता है, आपको क्या याद रखना है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और ये ट्रिक जो आप लगा रहे थे अभी ना, 15 6 90 और 1 91, ये सिर्फ 100 वालों में काम करती है, जिसमें कोई भी जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो वहाँ पैसे बनाने होगा तब आपका वो काम आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, इसलिए काम नहीं आएगा। आप देखो आपका 15 घंटे 1/6, मतलब 15 सही 1/6 घंटे काम किया है। ठीक है, अब 42 के हिसाब से जोड़ो, तो पहले तो आप 15 घंटे का निकाल लो, तो 15 घंटे का निकाला, 42 से गुणा कर दिया, 15 घंटे कितना आएगा, तो देखो 15 से कर लेते हैं, 15 का फाड़ा तो आता है आपका ना, 15 दूनी 30 की 0 हासिल लगा 3, 15 चौको 60 और 3 63। ठीक है, कितने रुपए हो गए, 630 रुपये हो गए ना आपके। कितने घंटों के लिए हुए हैं ये, 15 घंटों के लिए हुए हैं। ठीक है, 15 गुणा 42 630। अब आपका 1/6 घंटा है, 1/6 घंटा, और 1 घंटे का मिलता है 42 है, तो 1/6 कितना मिलेगा, देखो 6 7 42, 7 रुपये और मिल जाएंगे। तो 630 ये थे, 7 और ऐड कर दो, तो क्या हो गया अब आपका 637 रुपये, 637 रुपये। यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है।
ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, पहले आपने मिनट बनाया, सबको जोड़ लिया और सब कुल मिला के आपने ये निकाला 15 से 1/6। बस आपको सबसे बड़ी सावधानी टाइम के क्वेश्चन में क्या रखनी है, पहले 15 घंटे का सीधे निकाल लो, फिर ये 1/6 घंटा है, मतलब आपका अगर देखो जो घंटा है उसका 1/10 पार्ट है, अगर आप 100 में इसको जोड़ दो। ठीक है, जैसे 1/6 तो 1/6 गुणा 42 तो 7 रुपये आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपका टोटल कितना आ जाएगा 637। आपका ऑप्शन नंबर देखिए 4 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 637 रुपये इसका आंसर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे, एक बार खुद से ट्राई करिए, आपका भी आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल पूछ रहा है। ठीक है, जोड़ना है। तो आप देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है, 1 2 3 4, ये दोगी ना। अगर आपसे 5 अंक 6 अंक जितनी पूछता है आप 9 9 9 यही करते जाते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9999। ठीक है, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100। बस इसका क्या पूछ रहा है, देखो सबसे छोटी संख्या का योगफल, 4 अंकों की संख्या ये, 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी ये और 4 अंकों की बड़ी ये, और इनका योगफल। तो बस 100 आप ऐड करा दो इसमें, 9 9 9 10 की 0, आंसर लगाए 9 1 10। ठीक है, देखिए कितना आया 10099, 10099। देखिए आंसर नंबर 3 दिया आपका। ठीक है, तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर जो 35 है उसका आंसर क्या होगा, 10,099। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, 26 और 26 शतांक को लिख सकते हैं। ठीक है, 26 और 26 शतांक। तो पहली बात तो 26 तो आपको समझ में आ रहा है, और 26 शतांक का मतलब क्या होता है, 26/100 होता है। ठीक है, शतांक अगर आपको दशांक लिखता है तो 10 और शतांक का मतलब 100। ठीक है, सैकड़ा वाला 100 है ये शतांक। ठीक है, तो 26/100 आपने किया तो 26/100 आंसर क्या आता है, 0.26, यही तो आएगा। और 26 आपके पास था तो 26 + 0.26 कितना आता है, 26.26, यही तो आएगा 26.26। अब देखो आपका आंसर क्या है, देखो दूसरा दिया हुआ है। देखिए आंसर क्या थे इसके, 26 26 26.26, 262.6 और 2.626। ठीक है, दशमलव के बाद की जो संख्या होती है उसे हम 26 नहीं पढ़ सकते, जैसे 26 लिखा है ये, इसे हम 26 नहीं पढ़ते हैं। दशमलव के बाद की संख्या को सिंगल डिजिट में पढ़ा जाता है, जैसे 26.26, ये 262.6, 2.626 ऐसे पढ़ा जाता है, सही जो चीज़ होती है। ठीक है, तो 26 और 26 शतांक को हम क्या लिख सकते हैं, 26 + 0.026। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 26.26, 26 नहीं 26.26। ठीक है, इसलिए आपका 36 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ठीक है, तीसरा देखते हैं क्या है। अब देखिए तीसरा क्या दिया हुआ है, मतलब सॉरी 37वां नंबर क्या दिया है। 37वां नंबर आपका क्वेश्चन दिया है 19,009 और भाग करना है 11 का। ठीक है, 19,009 भाग करना है 11 का और 9,090 भाग करना है 11 से प्राप्त शेष फलों का गुणनफल। तो प्राप्त शेषफल, तो शेषफल निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें भाग करना पड़ेगा ना। तो पहले भाग करिए आप 11 का 19,009 में, 11 एकम 11, 8 80 हो गया, 11 सत्ते 170 हो गया। आपका कितना बचा, 3 1 0 था, अभी 0 और आ गया, 11 दूनी 22, 8 बचा, फिर 9 आ गया, 11 सत्ते 77 होगा ना। कितना बचा देखिए यहाँ पे, 9 में से 7 गया 2, 8 में 7 गया 1, 12 बचा ना इसमें। ठीक है, तो इसका शेषफल ये हो गया 12। दूसरा देखिए क्या है, 11 का 90 90 से करिए, 11 8 88, 2 और 9, 11 दूनी 22, कितना बचा 7, 11 छक्का 66, कितना बचा आपका 4। ठीक है, एक चीज़ आपने देखी क्या, एक चीज़ गड़बड़ क्या हो गई आपकी, ये देखिए क्या आ रहा है, 11 7 77 नहीं सॉरी 11 8 88 होगा। ठीक है, 11 8 88 होगा आपका, क्योंकि 12 बच रहा है ना, ज़्यादा बच रहा है, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, एक ही बचेगा, 89 में से 88 1। ठीक है, 11 से आपने भाग दिया तो 17 28, शेष बचा 1, और 11 से 90 90 में भाग दिया 8 से 26, तो शेष क्या बचा 4। ठीक है, तो आपका इन दोनों को क्या प्राप्त शेष फलों का गुणनफल पूछ रहा है। तो 1/4 1 × 4 कितना होगा, 4 एकम 4। ठीक है, तो देखिए 37 का ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है 4, इसलिए आपका 37 का ऑप्शन नंबर 1 4 ही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, 37 हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है। 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं। ठीक है, तो 3 सही 1/3 को पहले आप तोड़िए, 3 सही 1/3, 3 3 9 और 1 10/3 होगा। ठीक है, कितने अगर हमने आपसे बताया था कितने की बात करें तो बस सीधे 1/6 भी आपको इसमें भी भाग कराना है। ठीक है, और इसके लिए हमने आपको क्या बताया था, ऊपर ऊपर वाले का नीचे नीचे वाले का गुणा करा दीजिए, 10 × 6/3, बस 3 दूनी 6, 10 दूना
20, 10 दूना 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है 20। ठीक है, तो 3 सही, 1/3 में कितने 1/6 हैं, तो 10 × 6/3 आया, 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20, तो आपका आंसर हो गया चौथा 20। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, गुणनफल 1109 × 505 में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि ये प्राप्त हो जाए, घटाई जाए। तो सबसे पहले तो गुणनफल तो हमें पता नहीं ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको गुणनफल निकालना है 1109 × 505। ठीक है, देखिए 5 निम 45, 45 की 5 हासिल लगा 4 तो 0 था तो 4, फिर 5 एकम 5 और फिर 5 एकम 5, गुणे 0 था तो 0 0 लगा लिया, फिर 5 कराएँ तो यही आ जाएगा 5 4 5 5। ठीक है, ये आ गया क्या 5 और ये आ गया 4, 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 4 9 1 हासिल वाला 10, 0 हासिल लगा 1, 5 1 6 और ये क्या हो जाएगा 5, यही होगा ना। सोचो 56,000 कितना है आपका, 56 है, सॉरी अगर आपके यहाँ देखो 3 से कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा आपका। ठीक है, 5,60,045। ठीक है, यही आया आपका गुणनफल, ये गुणनफल आया। और वो क्या बोल रहा है, इसमें कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि ये आ जाए। तो आप पहले इससे दोनों से घटा के देख लो, घटाना है ना हमें, तो सबसे पहले तो ये घटाएंगे 56 00 45 और ये 50 50 50, 5 में 0 घटाओगे 5, ये 14 बचा, यहाँ पे आ गया 14, 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे 6 था तो कितना बचेगा 5 बचेगा ना। ठीक है, तो कितना आया देखो 54,995 आया, 54,995 ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ठीक है, तो देखिए आपने पहले गुणनफल निकाल लिया, कौन सी संख्या घटाई जाए, तो पहले इसी को आप घटा लो, तो अब जो संख्या यही घटाओगे आप उसमें जिसमें ये आएगा ये। ठीक है, तो ये आपने किया तो आपका कितना आया आंसर 54,995 ऑप्शन नंबर 3 में दिया, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। ठीक है, अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, मतलब गलत ढूंढने के लिए वो बोल रहा है, कौन सा सही नहीं है, मतलब हमें गलत ढूंढ के बाहर निकालना है, गलत कौन सा है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, चलिए नापते हैं। आइए, 1 मिलीमीटर सेंटीमीटर का दशांश है, दशांश मतलब 1/10। तो देखिए हमने आपको बताई थी सीरीज में क्या था, मिली सेंटी, तो देखो ये मिली था ये सेंटी था, तो 10 का ही तो अंतर है। और ये क्या पूछ रहा है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का दशांश, मिलीमीटर सेंटीमीटर का दशांश है। अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर दी हमने चीज़ आपको, ठीक है, और इसे मिलीमीटर में चेंज करनी तो कितनी हो जाएगी 1/10 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन 1 मिलीमीटर जो होगी, 1 मिलीमीटर यहाँ जाएंगे तो भाग करेंगे ना, तो 1/10 का क्या होगी 0.1 होगी ना। ठीक है, तो क्या होगा 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का एक दशांश है, तो ये कहा है बात सही दी है आपको। ठीक है, मिलीमीटर और सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करके देखिए क्या आता है 0.1 आएगा, 0.1, तो ये 0.1 1 का दशांश ही तो है। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का दशांश, ये आपका सही है। और उसने बोला गलत के लिए, तो हम अगला देखते हैं। 1 किलोग्राम और 12 ग्राम दिया, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम होता है ना, 1000 ग्राम ये हो गया, 12 ये हो गया, ऐड करा के देखो कितना आएगा 1012 आएगा, 1012 ग्राम। और अगर इसे किलोग्राम में चेंज करोगे तो 1000 का भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा 1.012। ठीक है, ये भी सही है, मतलब इसका मतलब 1.012 किलोग्राम। तीसरा क्या दिया है 10 मीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर होते हैं, और 10 सेंटीमीटर हैं। अब सेंटीमीटर तो ये भी होगा ना, तो देखो क्या हो गया 1010, ये तो होगा, तो 1010 ये भी दिया, तो इसका मतलब ये भी सही है। बचा चौथा, देखो अब डबल जीरो लगे, इसमें डबल जीरो लगे तो इसका आंसर क्या आता है, अगर आप देखते तो 0.23 आता कि नहीं आता, और दिया क्या है 2.30, तो बस क्या यही गलत मिल गया आपको। ठीक है, और उसने गलत ढूंढने के लिए कहा था, तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। तो 40 का कौन सा है ऑप्शन चौथा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक टंकी में 240 लीटर और 128 मिलीलीटर दूध आता है। ठीक है, देखो 240 लीटर और मिलीलीटर दो यूनिट्स दी हुई है। तो सबसे पहली बात तो आपको किसी एक में चेंज करना है इन्हें। ठीक है, आपने देखो उन्हें बताया था आपको मिली सेंटी डेसी लीटर। ठीक है, देखो अब क्या 1 लीटर को मिलीलीटर में यहाँ जाएंगे तो गुणा कराना होता है ना, तो 1 1 2 3, मतलब क्या आपका निकल आया 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। ठीक है, मिलीलीटर। ठीक है, 1 लीटर बराबर 1000 ml, और 240 लीटर है तो 240 कितना हो जाएगा 240 इंटू 1000 ये, और जो इसे 128 मिलीलीटर दिया ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 240 और 000 तो 128, तो कितना आ जाएगा ये 240, 1 2 3 यहाँ हो जाएगा, प्लस 128 कितना हो जाएगा 240 128, यही तो ml होगा। ठीक है, आपको बात समझ आ रही है, आपने लीटर को भी मिलीलीटर में चेंज कर लिया और मिलीलीटर तो था ही। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया है, आपका ये आया आंसर 2,40,128।
मिलीलीटर, मिलीलीटर में है ये, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, दूध है जिसको 16 जारों में, जो एक ही साइज माप के हैं, पूर्णतया भरा जाता है। मतलब इतना दूध 16 जारों में आया और बराबर 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 सारे भाग हैं। तो आपको क्या करना है, बस सीधे 16 का भाग देना है इसमें, 2 4 0 1 2 8, ठीक है। 16 का भाग दीजिए आप, 16 एकम 16 जाएगा पहले तो, और 4 यहाँ 14 बचा, ये 8 बचेगा, ये 0 हो गया, ठीक है। 16 का पारा था ना, अब फिर 16 का पारा पढ़िए 80, तो कितना होता है, 16 पंचे 80 होता है क्या, हम पढ़िए 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौको 64, 16 पंचे कितना होता है बताइए, 16 पंचे 5 चक्कर 30 की 0 यहाँ से लगा 3, 5 एकम 5, 5 3 8, देखिए 80 होता है, ठीक है। 16 पंचे 80 हो गया, एक आया, जब भाग नहीं जा रहा था तो 0 लगा दिया, तो क्या आ गया, आप एक उतारा था भाग गया 2, अभी भी भाग नहीं जा रहा था, फिर से 0 लगाएंगे, अब कितना हो जाएंगे 8, और 16 8 कितना होता है 128, ठीक है, पता है ना, फिर से कन्फ्यूजन है तो आप करा के देख लो, 8 6 48 के 8 यहाँ से लगा 4, 8 एकम 8, 8 4 12, ठीक है। तो 16 8 128 खत्म होगा, कितना आया देखो 5008 आया है आपका आंसर, ठीक है, सॉरी 15008 आ गया आपका आंसर, ठीक है। 15008 जब आंसर आ गया, और एक ये किसकी है, ये 1000 का साइज आया है ना, जो एक ही साइज के हैं, 16 को पूर्णतया बराबर भागों में बांट दिया, तो आपका 1 का साइज आ गया, मतलब आपका जो 1000 है वो 15 लीटर और 8 ml का है, ठीक है, 15008 ml का है, ऐसे समझो आप तो, ठीक है। अब इसे ऐसे 22 जारों में कितना दूध आएगा, 22 जारों की बात कर रहा है, मतलब क्या करना है आपको, 22 का गुणा तो करना है, 16 का था तो ये 22 का कर लेते हैं, चलो 2 8 16 के 6 यहाँ से लगा 1, 0 था तो 1 आ गया, ये 0 हो जाएगा, 2 पंचे 10 की 0 यहाँ से लगा 1, 2 एकम 2 1 3, ये इसमें भी आ जाएगा 6 1 0 0 3, 6 6 1 7 1 0 3 3, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, एक लीटर में 1000 ml थे, अगर हम इसे दोबारा लीटर में बनाएंगे, क्योंकि लीटर और मिलीलीटर दोनों में आंसर है, तो हम अगर इसमें 1000 का भाग दे देंगे तो बस क्या होगा, दशमलव मेरा एडजस्ट हो जाएगा, दशमलव कहाँ आएगा, 330.176, यही तो आएगा, दशमलव 3 अंक के बाद लग जाएगा, अगर 1000 से भाग दे देंगे तो हम, तो देखिए ये लीटर होगा और ये मिलीलीटर होगा, ठीक है। तो देखिए आंसर को ये 330 लीटर 176, पहला ही आंसर दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है, 330 लीटर 176 मिलीलीटर, समझ आ गया होगा आपको। एक बार हम फिर से बताते हैं, आप लीटर को पहले ml में चेंज कर लो, टोटल आपके पास जो आ गया, आया आपके पास 2,40,128, और ऐसे ही 16 जारों में भरा गया, तो 16 का भाग दिया, तो 1 जार की कैपेसिटी आ गई ना आपकी 15008, और ऐसे ही 22 जारों में कितना दूध होगा, तो आपने 22 का गुणा करा दिया, ये आपका आ गया 330 176, 3,30,176। फिर अब देखिए आपने आंसर देखा कि लीटर और मिलीलीटर में आ रहा, तो आपने मिलीलीटर को फिर से लीटर में चेंज किया, 1000 का भाग किया, तो क्या आ गया आपका दशमलव आ गया 330.176, दशमलव के पहले लीटर, दशमलव के बाद मिलीलीटर, तो आपका देखिए पहला आंसर दिख रहा है 330 लीटर 176 मिलीलीटर, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगले में क्या कहा है, 4 पहला आर, और का मतलब ये अलग है, 2/3, 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियां, तो एक समकोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, तो 4 कितने का होगा, 4 का गुणा करा दीजिए, 9 चौको 36, 360 डिग्री के क्या हो गए, 4 समकोण हो गए, ठीक है, 4 समकोणों का ही होगा ये, ठीक है, 4 समकोण है, 301 90 अंश का एक होता है, 4 कितने के हो गए 360 के हो गए, ठीक है, 4 समकोण तो ये हो गया। फिर इसने आगे क्या बोला है, 2/3 समकोण और चाहिए, तो 2/3 2/3 और समकोण मतलब 9, तो 3 त्रिकोण मतलब कितना बोल रहा है अभी 60 डिग्री और बोल रहा है वो, तो 4 ये हो गए 60 और कितने हो गए 0 6 दूनी 12 से लगाए 420 आ गए, ठीक है। अब देखिए एक बार 4 समकोण, पहले 4 समकोण और फिर 2/3 समकोण, 4 और 2/3 समकोण ऐसे समझिए, ठीक है, 4 समकोण 360 डिग्री, 2/3 समकोण 60 डिग्री, तो कितना हो गया 420 डिग्री, 420 डिग्री देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ठीक है। तो आपका क्या होगा 42 का 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, तो 42 का ऑप्शन नंबर 2 420 ये आपका आंसर सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर है, उसमें क्या कहा गया है, पानी की एक टंकी है 11 मीटर लंबी है मतलब L, 10 मीटर चौड़ी है मतलब B, और ऊंची, तो ये क्या हो गया H, LBH दिया हुआ है, और ये टंकी का, इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है। तो सबसे पहली बात क्या है, आपकी दी है टंकी का वॉल्यूम पहले निकालना पड़ेगा, टंकी में पानी भर रहे हो तो LBH का मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई LBH। L की वैल्यू देखिए 11, सबसे पहले देख लीजिए मीटर में है नहीं है, सब मीटर मीटर मीटर, हाँ मीटर में, यूनिट्स आपको पहले ध्यान रखनी है, यूनिट्स एक यूनिट चाहिए, 11 10 और H का मतलब 9, तो देखिए 11 दाम 110 गुणे 9, तो 0 9 एकम 9 9 एकम 9, ठीक है, तो 990 आ गया आपका आयतन, 990 मीटर क्यूब,
ठीक है, घन मीटर या मीटर क्यूब, आप जो भी इसे बोलना चाहें जो बोल सकते हैं। ठीक है, फिर देखो इसमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा गया है, टंकी का कितना भाग खाली है। देखिए आप दिमाग लगाइए सबसे पहले, तो इसका आंसर तो हम आपको बता देंगे कि ओरली भी निकाला जा सकता है, फिर भी मैं आपको बता रहा है। देखो आपने क्या समझा, अगर आपने टंकी वही है, ठीक है, ये आप मान लीजिए कितनी ऊंचाई है, 9 मीटर ऊंचाई है, और ये टंकी 6 मीटर तक भरी है, तो अभी भी इसकी अगर आप मान लो ये जो टंकी 6 मीटर तक भरी है, इसकी लंबाई चौड़ाई तो वही रही होगी ना, क्योंकि टंकी वही है तो उसकी लंबाई भी वही होगी, चौड़ाई भी वही होगी, सिर्फ ऊंचाई तो बदली है ना। समझिए आप बात को, अगर ये पूरी भरी होती तब तो आयतन ये होता, लेकिन अगर 6 मीटर तक भरी है तो आपकी लंबाई वही है, चौड़ाई भी वही है, दोनों में लंबाई चौड़ाई सेम है, केवल ऊंचाई तो बदली, इसकी ऊंचाई 9 थी तो इसकी ऊंचाई 6 हो गई। इसका भी आयतन आपको निकालना पड़ेगा, तो देखिए क्या होगा, लंबाई आपकी 11 ही थी, चौड़ाई आपकी कितनी थी, 10 थी, और आप ऊंचाई कितनी है, 6। ठीक है, समझ आ गया आपको, लंबाई चौड़ाई वही रहेगी, ऊंचाई बदल गई, ऊंचाई देखो 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, तो 11 दाम 110 और गुणे 6, तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6। तो देखो टंकी कहाँ तक भरी, 6 मीटर ऊंचाई तक भरी, मतलब 660 तक भरी, और उसकी क्षमता कितनी है, 660 मीटर क्यूब भरी हुई है, और क्षमता उसकी 990 मीटर क्यूब की है। तो टंकी कितना भाग खाली है, तो आपको करना क्या था, 990 में 660 घटा देना था। देखो तो पहले 0 0, 9 में से 6 गया 3, और 9 में से 6 गया 3, तो मतलब देखो कितना भाग खाली है आपका, 330 मीटर क्यूब अभी खाली है। लेकिन देखो आंसर इसने कैसे दिया है, भाग में दिया है, उसने वैल्यू नहीं पूछी है कितना भाग खाली है, तो आप कैसे निकालोगे, देखो 330 मीटर क्यूब खाली है, और टोटल कितना था, 990 था, और कितना खाली, तो बस यही हो गया 330, जैसे नंबर नहीं आता है पेपर में 99 में से 33 नंबर मिले, ऐसे समझो, तो जो टोटल था उसमें जितना खाली था उसको हटा दिया, तो देखो 33 दिया 99, तो आंसर आपका क्या होगा, 1/3 ही है। ठीक है, 1/3 भाग खाली है, 1/3 दिया है, हाँ देखिए दिया है, 43 का ऑप्शन नंबर 2 दिया है 1/3। ठीक है, देखो पहले हमने क्या होता है, पहले हमने पूरी टंकी का आयतन निकाला, फिर आपने आधी टंकी मतलब जितनी भरी है 6 तक का, 6 लंबाई चौड़ाई उसकी वही होगी, ऊंचाई सिर्फ 9 से 6 हो गई, तो इसका निकाल लिया, दोनों को हटा दिया, तो इतनी वैल्यू आ गई आपकी कितनी टंकी खाली है, लेकिन उसने क्या भाग पूछा है, तो ऊपर वो जितनी टंकी की टोटल क्षमता है वो आपका पार्ट निकल आया खाली है। ठीक है, अब एक बात हम और आपको बता दें कि आप इसका देख के आंसर ही बता सकते थे। ठीक है, वो कैसे, देखिए क्या है, सबसे पहले दिया एक ही टंकी है, 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वही, और इसमें 6 मीटर तक पानी भरा है, तो देखिए सबसे पहली बात क्या आ गई थी, 9 मीटर इसकी ऊंचाई है टोटल, और 6 मीटर तक पानी भरा है, तो कितने में पानी नहीं भरा है, 6 भरा है, 9 पूरी है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, 3 भाग में ही तो पानी नहीं भरा हुआ है। बात आपको समझ आई, लंबाई चौड़ाई वही है, लंबाई चौड़ाई अलग होती तो हमें ये सही यही करना पड़ता और कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन उसमें क्या दिया है, डायरेक्ट कहा है कि 9 पूरी ऊंचाई है उसकी, 9 मीटर ऊंचाई है, लेकिन भरा 6 तक है, तो खाली कितना है, 3 पोर्शन ही तो खाली है उसका, और देखो क्या बोल रहा है, टंकी का भाग कितना खाली है, तो 3 भाग खाली है, और टोटल कितना था, 9 भाग था, काट दो, अभी तो देखो 1/3 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, शॉर्ट में जल्दी करने का तरीका था इसका। ठीक है, समझ गए होंगे आप दोनों, और आप ये तो आपका फंडामेंटल ही है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, अगर कुछ बदल दे फिर भी चीज़ करना पड़ेगा आपको, और ये क्या है, इस क्वेश्चन के हिसाब से शॉर्ट में किया जा सकता था इसे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 43 का, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कहा है, एक आयत और एक वर्ग का परिमाप बराबर है। आयत और वर्ग का परिमाप आपने पढ़ा, देखो पहले भी ऐसा क्वेश्चन था, ये वर्ग बना दिया हमने और ये आयत बना दिया हमने। ठीक है, आयत और वर्ग, एक आयत और एक वर्ग, और दोनों के क्या है, परिमाप बराबर हैं, परिमाप दोनों के बराबर हैं। वर्ग का परिमाप देखो 96 दिया है, तो इसका परिमाप होता क्या है, परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा मतलब भुजा में पता ही नहीं है, लेकिन परिमाप तो पता है ना 96, ये गुणे में था, यहाँ चला जाएगा भाग में हो जाएगा, 96/4 क्या हो जाएगा, भुजा। 4 दूना 8 और 4 चौको 16, तो देखिए भुजा कितनी आ गई है, भुजा आपकी कितनी आ गई, 24 आ गई भुजा। 96 सेंटीमीटर पूरा था, लेकिन उसकी भुजा आ गई कितनी, 24। आप देखिए क्या है, आगे देखिए क्या है, और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तो वर्ग की भुजा कितनी आएगी, 24, 4 सेंटीमीटर कम करो तो इसकी कितनी हो जाएगी, 20। समझ आ गई ना आपको, देखिए उसने कहा है वर्ग से परिमाप तो दे दिया, दोनों परिमाप सेम है, और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, वर्ग की भुजा ये आपकी 24, तो आपकी चौड़ाई कितनी होगी आयत की, 20, 4 सेंटीमीटर। अब आयत का क्षेत्रफल बताना, तो सबसे पहले तो इसकी लंबाई तो ज्ञात करनी पड़ेगी, तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर कितना होता है, 2l+b। ठीक है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप देखो दोनों का सेम था तो 96, 2 ऐसा ही रहा, लंबाई हमें पता नहीं है, चौड़ाई 20 है। ठीक है, तो 96/2 l+b। ठीक है, 2 से भाग दो, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16 बराबर l+b।
और ये प्लस बी मतलब सॉरी बी मतलब 20 दिया हुआ, देखिए ना ये 20, अब 20 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में होगा, तो 48 में से 20 घटा दीजिए, किसकी वैल्यू आ गई एल की, 8 और 4 में 2 गया 2, तो देखिए एल कितना आ गया 28 आ गया ना। एल की वैल्यू लंबाई कितनी आ गई आपकी 28, ठीक है, लंबाई आपकी ये है 28, चौड़ाई भी आ गई आपकी 20 और वर्ग की भुजा तो दी है। लेकिन उसने पूछा क्या है, तब आयत का क्षेत्रफल अब दुगुना, पहले तो क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो आप निकाल लीजिए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, एल इंटू बी, एल कितनी है 28 और बी कितनी है 20, ठीक है, जीरो पहले लगा लीजिए, 2 8 16 6 ऐसे लगा 1 2 2 4 1 5, तो ये क्या आया आयत का क्षेत्रफल तो आ गया आपका 560। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है तब आयत का क्षेत्रफल का दुगुना किसके बराबर होता है, तो ये तो क्षेत्रफल आया, क्षेत्रफल का दुगुना भी तो करना है आपको, ठीक है, 0 2 6 12 के 2 से लगाए 5 2 10 1 11 1120 आएगा ना। क्षेत्रफल तो आपने 560 निकाल लिया, लेकिन उसने पूछा क्षेत्रफल का दोगुना किसके बराबर है, दोगुना भी पूछा है तो दोगुना किया तब 1120 आया। 1120 देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ठीक है, तो आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर नंबर 4 1120 ही सही उत्तर होगा इसका, ठीक है। चले अब अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 45 क्या बोल रहा है, 4 6 तथा 4 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज, सार्वगुणज का मतलब अब आपको पता चल गया होगा, सार्वगुणज का मतलब है लासा, सार्वगुणनखंड का मतलब है मासा, ठीक है, इसमें किसकी बात कर रहा है सार्वगुणज की बात कर रहा है, तो आपने तुरंत बता दिया कि ये लासा है, ठीक है, और 5 6 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज, दोनों चीज़ें वही हैं, ये भी लासा ही है, का अंतर पूछ रहा है, तो पहले लासा तो निकालना पड़ेगा हमें ना, 4 5 6 का लासा निकालिए, 2 2 4 5 2 3 6, 2 से जाएगा 2 1 2 5 और 3, फिर 3 से जाएगा 1 5 1 और 3 से 1 सॉरी 3 से हाँ ठीक है नहीं सही 1 मिनट 3 से किया था तो 1 5 3 1 3, अब 5 से जाएगा ना यहाँ पे 5 1 1, ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए अगर कुछ डिस्टर्ब हो गया तो 2 2 4 5 और 2 3 6, फिर 2 से दिया 2 1 2 5 3, 3 से दिया 2 1 1 5 ऐसे ही 3 1 3, फिर 5 से दिया, ठीक है, तो लासा इसका क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 2 4 4 3 12 12 पंचे 60, इसका लासा कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। अब अगला करते हैं, अगला क्या दिया देखो 5 6 9 दिया है, 2 से जाएगा नहीं 3 से जाएगा 5 3 सॉरी चला जाता, चलो 2 से करते हैं 5 2 3 6 9 ऐसे ही रहेगा, 3 से जाएगा 5 3 1 3 3 3 9, फिर 3 से जाएगा तो 5 1 1 और 5 से जाएगा तो 1 1, इसका कितना आ गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है, 2 3 6 6 3 18 18 पंचे 90, ठीक है। अब देखो क्या है, इसका भी लासा निकल गया, इसका भी लासा, सबसे छोटा सार्वगुणज, इसका अंतर पूछ रहा है, तो एक आया 90 दूसरा आया 60, दोनों का अंतर घटा दो कितना आया 30, ऑप्शन नंबर 1 दिया है आपका 30, ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था। देखिए क्या दिया था 4 5 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज मतलब लासा, और इसका भी लासा, दोनों का लासा निकाल लो, लासा के बाद क्या बोल रहा है इनका अंतर बताना है मतलब माइनस करना है, तो 90 था एक 60 था, 90 में से 60 माइनस कर दिया, आपका आंसर क्या आ गया 30 आ गया, ठीक है, यही आपका आंसर, ठीक है। चलें अब अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, संख्याएं पहले पढ़नी फिर उन पर संक्रियाओं और मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण है, ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार। लेकिन आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो सारे ऑप्शन भी आप मैथ्स के हिसाब से ही करेंगे, ठीक है, गणित के हिसाब से ही। देखिए आप ऑप्शन नंबर क्या दिया है, पहला गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करने के लिए, संकीर्ण का मतलब जो भी विस्तृत फैला हुआ है या जो भी उसका उद्देश्य है उस टाइप से, ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या है सही हो सकता है। देखिए आगे पर अगला क्या है, गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करना, नहीं उच्च उद्देश्य नहीं, हमें ऊंचाई को तक जाना ही नहीं है अभी वहाँ तक। बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करना, नो, चिंतन प्रक्रिया है ना। अगला क्या चाहता है, महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है, महत्वपूर्ण गणित शिक्षण, ठीक है, रट्टाफिकेशन वाली बात कर रहा है फिर ये, ठीक है, तो आपका क्या होगा एनसीएफ 2005 के अनुसार पहला ही ऑप्शन सही होगा, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। गणित शिक्षण का जो भी विस्तृत रूप है या जो भी रूप उसे बताया गया है कि इतना बच्चे को पढ़ना है या इतना सीखना है, उसके संकीर्ण उद्देश्य को क्या है पूरा करता है 2005, ठीक है। संक्रियाएं का मतलब प्लस माइनस और इंटू एंड डिवाइड, ठीक है, 4 वही संक्रियाएं, तो क्या होगा आपका 46 का
ऑप्शन नंबर आपका एक ही सही होगा। गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। संख्याओं, उन पर मात्राओं का मापन और संख्याओं का क्या, संक्रियात्मक रूप। ठीक है, तो 46 का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को, शिक्षक ने शिक्षार्थियों को क्या दिया, 4562 और 728 का योग करने के लिए कहा है। तो शिक्षार्थी प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित प्रक्रिया करता है। उसने क्या, एक अंक छोड़ के यहाँ से जोड़ दिया है। यह प्रक्रिया दर्शाती है कि बच्चे में क्या कमी है। ठीक है, तो देखिए क्या कमी है। पहला, योग का कौशल। योग का कौशल तो है, उसके बाद देखो 8 से 14 4 हाथ से लगा, 1 5 2 7 1 8 7 4 11। योग का कौशल तो नहीं, क्या दर्शाती है, नहीं। दूसरा क्या, स्थानीय मान की अवधारणा। हाँ, आपका स्थानीय मान की अवधारणा ये हो सकती है, पर आगे ऑप्शन देखते हैं क्या है। पुनर्समूहीकरण, नहीं, पुनर्समूहीकरण नहीं है ये। योग के सही क्रम की अवधारणा, योग का सही क्रम है, खाली उसमें क्या, संख्या। तो संख्या वाली बात किस पे आती है, स्थानीय मान में आती है। ठीक है, तो अगर बच्चा गलत जोड़ रहा है, मतलब गलत स्थान, उसके जोड़ तो सही रहा है, गलत स्थान अगर रख रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसे स्थानीय मान का सही तरीके से ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो आपका 47 का ऑप्शन नंबर 2 स्थानीय मान की अवधारणा है। यह प्रतिक्रिया क्या दर्शाती है कि स्थानीय मान की अवधारणा की कमी है इसमें। ठीक है, तो 47 का ऑप्शन नंबर 2 आपका स्थानीय मान की अवधारणा सही आंसर होगा। ठीक है, फिर अगला क्या क्वेश्चन है, देखिए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा गया, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। ठीक है, बहुत सारी अनुशासनात्मक समस्या क्या है। देखिए पहला क्या है, पहला है भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममित रेखाओं की संख्या को पहचानिए। ठीक है, अनुशासन, तो देखिए अनुशासन तो है, पहला लग रहा है आपका सुटेबल आंसर, पर आगे देखते हैं क्या है। दी गई आकृतियों की दर्पण छवि, नहीं, ये तो इमेजिनरी होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं। ठीक है, सममित रेखाएं, बात तो देखिए अभी भी इसमें कह रहा था सममित और सममित रेखाएं। ठीक है, तो आपका क्या होगा, हो सकता है तीसरा भी हो सकता है, पर चौथा देखते हैं क्या है। किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममित रेखा खींचना, नहीं, ऐसा तो आप ये दूसरी से हटा दीजिए, पहला और तीसरा बचा। पहले में क्या, भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममित रेखाओं की संख्या पहचानिए, और दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं। तो सबसे इन दोनों में सुटेबल क्या होगा, आपका तीसरा भी गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा 48 का। क्यों सही होगा, जब वो झंडा बनाएगा बच्चा, झंडा बनाने के बाद जब बनाएगा तो उसमें लाइनें खींचेगा ना खुद, तो उसको पता है, और इसमें हो सकता है वो खुद ही छुपी बैठी रहे, ना बता पाए, गलत हो जाए, इसमें उसके सीखने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, इसलिए बहु अनुशासनात्मक समस्या के संकेत क्या होंगे, पहले आप उसे कोई भी एक आरेख बनाने के लिए दीजिए, फिर उसमें आप कुछ भी पूछिए। तो ऐसा क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममित रेखाओं की संख्या को पहचानिए। ठीक है, 48 का, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49। निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है। ठीक है, ये देखिए वंस, टेंस, 1000, 100 और 1000। कहने का मतलब वंस का मतलब क्या, इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये हजार है। ठीक है, बस वो इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है, तो ये देखिए वर्ग खींचा गया है। अब यह निरूपण किसकी ओर संकेत करता है, ये क्या है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। गिनतारा, अबेकस पर संख्याओं की गिनती। अबेकस आपने देखा होगा, अबेकस ऐसा होता है उसमें सरियाँ निकली होंगी आपके ऐसे लाइन सी, और इसमें बॉल फंसाने होते हैं। ठीक है, जो भी बॉल फंसाएं आप। ठीक है, तो ये अबेकस नहीं है। ठीक है, पहला खत्म कर दीजिए। दूसरा स्थानीय मान की अवधारणा। ठीक है, ये हो सकती है आपकी स्थानीय मान की अवधारणा ऐसे दिखाई जाती है, पर और देखते हैं। दहाई और इकाई की तुल्यता, नहीं, तुल्यता नहीं है ये। ठीक है, गणितीय खेल, नो। ठीक है, ये क्या है, स्थानीय मान की अवधारणा ही है। ठीक है, 49 दिया, क्वेश्चन नंबर 49 का क्या है, ये जो डॉटेड अगर ग्राफ में आपके बना दिए जाएं, और अगर ये सोचिए अगर यही 3 यहाँ पे 4 बने होते तो ये हो जाता ऐसी तुल्यता वाली अवधारणा। ठीक है, लेकिन क्या इसने अलग अलग इकाई और दहाई की बात कही है। ठीक है, इसलिए क्या है, ये स्थानीय मान की अवधारणा बता रहा है। ये कागज पे जो डॉटेड है वो क्या है, स्थानीय मान की अवधारणा, ऑप्शन नंबर 2। तो 49 का ऑप्शन नंबर 2 ही आपका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला है, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों में उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकरण करने के योग्य हैं। ठीक है, देखो क्या दिखा है, दिखावट के आधार पर। अगर उन्होंने मान लो ऐसे ही करके ये गाड़ी देखी है, ठीक है ना, तो वो गाड़ी का क्या ऐसे वर्गीकरण करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकरण। अगर उन्होंने कुत्ता देखा तो वैसी चीज़, हर एक चीज़ कुत्ता। ठीक है, बिल्ली देखी तो बिल्ली देखी,
तोता देखा तो तोता, और गिलहरी देखी तो गिलहरी, ठीक है। तो दिखावट के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। तो क्या है, वैन हेल, ठीक है, हाइल उनका नाम लिख देते हैं, वैन हेल नाम है इनका, ठीक है। वैन हेल के अनुसार वे ज्यामितीय के डैश पर है। अब देखिए सबसे अच्छी चीज़ क्या आपको बता दें, अगर आपने माइंड में बिठा रखा है, क्या बिठा रखा है आपने, जैसे सामने देखा कि मेरे सामने कोई भी चीज़ खड़ी है, मान लीजिए कार खड़ी हुई है, तो हमने क्या देखा, 4 पहिए लगे हैं, सामने से ऐसी दिखती है, यहाँ आदमी बैठता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कार। तो मन में बैठ जाता है कि क्या होता है, कार ऐसी दिखती है, ठीक है, तभी तो आप पहचान पाते हैं। अगर आपने पहले वो चीज़ नहीं दिखी है तो आप कैसे पहचान पाएंगे, ठीक है। तो वैन हेले ने, देखिए सबसे पहली चीज़ आपको बता दें, वैन हेले ने सबसे ज़्यादा चीज़ें मानसिक चित्रण स्तर के आधार पर बताई हैं, ठीक है। पर इसके लिए ऑप्शन क्या होगा, मानसिक चित्रण स्तर, ठीक है, बात सही है, क्योंकि आपने सोच रखा है कार ऐसी होती, तभी तो आप कार बता पाएंगे। तो पहला आपका हो सकता है। दूसरा विशेषणात्मक नहीं, विशेषणात्मक नहीं होगा, अनौपचारिक और औपचारिक दोनों नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात वही आ गई कि वैन हेले ने मानसिक चित्रण पर जोर दिया है। तो ये क्या है, बच्चा अगर कोई भी चीज़ पहले से जानता है और उसके बारे में बता रहा है कि ये क्या है, तो ये क्या है, मानसिक चित्रण है। तो ये क्या, वैन हेले के अनुसार ये मानसिक चित्रण स्तर है, ठीक है। इसलिए 50 का आपका ऑप्शन नंबर पहला, मानसिक चित्रण स्तर, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, 50 का पहला, ठीक है। चलें अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या देखिए कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 51 का है, हस्तपरक प्रतिमान। देखिए ये इतनी ज़्यादा हिंदी यूज़ करते हैं सीटेड वाले, ठीक है, तो आप ऐसे इसको थोड़ा सा देखिए। हस्तपरक प्रतिमान स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियाँ अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं, ठीक है। आप इसे याद भी कर सकते हैं। हस्तलिखित प्रतिमान मतलब कोई भी आप, जैसे मान लीजिए रामायण वगैरह ऐसे। स्थिर चित्र, कोई चित्र बना होगा उसमें। लिखित प्रतीक, लिखने वाला। मौखिक और लिखित भाषा, भाषा तो आपकी अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है, तमिल, तेलुगु, अवधी, कुछ भी। को दर्शाने के 5 तरीके क्या है, देखिए, गणितीय चिंतन और विचार पहला हो सकता है। ज्यामितीय प्रमाण, ज्यामितीय प्रमाण में भाषा की जरूरत भी होगी, हस्तपरक परिमाण भी हो सकती है, पर ज्यामिति नहीं होगी आपकी इसमें, ठीक है। गणित की पाठ्यचर्या, गणित की पाठ्यचर्या नहीं, गणितीय शब्द भंडार नहीं, तो बचा सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 1 ही बचा, ठीक है। तो आप इसे हल्का सा याद भी कर सकते हैं कि हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक और मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ है। 5 तरीके किसे दिखाएंगी, गणितीय चिंतन और विचार को दर्शाने के 5 तरीके हैं, ठीक है। ये सब क्या है, गणितीय चिंतन और विचार को दर्शाने के 5 तरीके हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है, भाग की अवधारणा पढ़ने के बाद एक शिक्षक कक्षा कक्षा में गणितीय दीवार का निर्माण करता है, ठीक है। भाग की अवधारणा पढ़ा दी है पहले उसने, फिर क्या है, बोर्ड पे एक दीवार बना दी है और उसमें शिक्षार्थियों को 48 घंटे में दिए गए कॉलमों के भाग संबंधी को 2 तथ्य लिखने के लिए कहा है, ठीक है। लिखने के लिए कहता है कि 48 घंटे में कौन से क्या क्या हुआ, आपने क्या किया, ठीक है। देखिए क्या अगला, ये इसने चार्ट बनाई, देखिए गणितीय दीवार, इस पर सबके नाम लिख दिए हैं, ठीक है। अंकित, ध्रुव, स्मिता लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब क्या है, बच्चों के नाम है, बच्चों के नाम नहीं, बड़ों के नाम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, कोई भी नाम दिए गए थे। इसमें क्या है, यह गतिविधि, फिर है आपका लाइन दी हुई है, रिक्त स्थान में शिक्षक की सहायता कर सकती है, ठीक है। आपका ये जो कॉलम दिया है, ये कॉलम बच्चों में किस प्रकार की सहायता कर सकती है, पहला शोर मुक्त कक्षा कक्ष वातावरण बनाने में। नहीं, अगर शोर मुक्त वातावरण तो बच्चे पढ़ना होगा तभी तो पढ़ेंगे ना, ऐसे तो पढ़ेंगे नहीं, तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा, शोर मुक्त वातावरण। दूसरा क्या है, अगले 2 दिनों के लिए शिक्षार्थियों को किसी गणितीय कार्य में व्यस्त रखने के लिए, नहीं, ठीक है। तीसरा बचा क्या, तीसरा क्या है, प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने के अवसर देना, ठीक है। अभिव्यक्ति भी व्यक्त कर सकता है उसमें, और वो क्या कर सकता है, अपने एक दूसरे को सिखाने का अवसर भी दे सकता है। तो तीसरा आपका आंसर सही हो सकता है। और चौथा क्या है, शिक्षार्थियों द्वारा सीखे गए तथ्यों की संख्या का रिकॉर्ड रखने में, नहीं, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा ही सही होगा, सबसे सुटेबल तीसरा ही है, ठीक है। कि 52 में प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने के लिए, ठीक है। तो आपका 52 का ऑप्शन नंबर 3 होगा, प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने के अवसर मिलेंगे इससे, ठीक है। तो 52 का आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53 दिया है। क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए क्या दिया है, शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित
स्मृति अवरोध का संभावित संकेत है। क्वेश्चन समझिए फिर से एक बार। शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन, निष्पादन मतलब कोई चीज़ निकालना, अवरोधन मतलब रुकावट आना, के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति आंखों देखी बात अवरोध का संभावित संकेतक है। क्या संकेत करता है? पहले देखिए क्या, गणित संबंधित तथ्यों के साधारण में संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? ठीक है, देखते हैं आगे। और संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई नहीं, एक क्रम में गणना करने में कठिनाई नहीं, छोटे परिचालकों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका पहला ही होगा ये। ठीक है, क्योंकि गणित सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है, गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। ठीक है, समय बताने में कठिनाई, जैसे चाक्षुष स्मृति तो है, आप पहले देखोगे घड़ी में कितना बजा है, उसके बाद तो आप बता पाओगे कितना टाइम है क्या है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, तो 53 का ऑप्शन नंबर 1, गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाइयाँ होंगी, तो 53 का पहला सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन अगला क्या, क्वेश्चन नंबर 54 में कहा है, एक शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है। कार्ड इतने वितरण किए हैं और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहा है कि एक समान आकृतियों को मिलाइए। जैसे सब में निकले तो ये हैं पजल टाइप के, लेकिन देखो जैसे ये त्रिभुज है तो ये त्रिभुज है, इन दोनों को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही उसने मेल करने के लिए कहा गया है। ठीक है, शिक्षक ने यही कहा है। तो देखिए खेल का उद्देश्य, अब ऑप्शन देखिए क्या है इनमें। ऑप्शन है खेल का, इस खेल का उद्देश्य क्या है, कक्षा के वातावरण को व्यस्त और आनंद बनाना। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखिए क्या, विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए दिया है, तो विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान, समान आकृतियों की पहचान करने आ जाएगी, बच्चों को मदद मिलेगी, तो ये आपका सही हो सकता है। पर तीसरा देखिए क्या, आँख हाथ के समन्वय को बढ़ाना, आँख और हाथ के समन्वय को बढ़ाना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, पहले समझ में तो आएगा तब। ठीक है, चौथा क्या है, समानता और सर्वांग समता की अवधारणा विकसित करना। समानता तो एक ही जैसा होता है, सर्वांग समता में इक्वल हो बराबर नहीं है, बस वो हमारी कैलकुलेशन से प्रमेय से बताया जाता है। सर्वांग सम भी यहाँ पे आपका ऑप्शन ही नहीं आएगा। ठीक है, तो बचा आपका दूसरा ही, यही सबसे अच्छा आंसर है। क्या है 54 में, को कहा था ये आपके कार्ड्स लगाने समान आकृतियों में, तो क्या है, विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों को मदद मिलेगी अगर ऐसा करेंगे। ठीक है, तो 54 का आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा क्वेश्चन मतलब 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन। जियो बोर्ड आपको याद रखने वाला क्वेश्चन भी है और आपने पढ़ा भी होगा। जियो बोर्ड किसकी हेल्प करता है, ज्यामितीय रेखाओं के लिए करता है। ठीक है, ज्यामितीय चीज़ों के लिए जियो बोर्ड का यूज़ करते हैं। ऑप्शन देखते क्या है, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। ठीक है, तो ज्यामितीय नाम तो है, पर देखते हैं आगे क्या है। ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं, इसमें भी ज्यामिति बोला है। द्विविमा और त्रिविमीय आकृतियों में अंतर नहीं बता पाएगा, है तो यही चीज, ये भी ज्यामिति ना, 2D और 3D, द्विविमा और त्रिविमा। ठीक है, XY और XYZ आकृतियों में अंतर नहीं, और सममिति की अवधारणा है, सिमेट्री तो होगी नहीं। तो बचा आपका पहला और दूसरा क्या है, जियो बोर्ड हमने आपको बताया ज्यामिति, तो इसमें क्या बोल रहा है, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा जैसे किरणें, रेखाएं और कोण। तो इसका कहने का मतलब बस ये 3 चीज बता पाता है, और इसमें क्या है, ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं, इसमें पूरी ज्यामिति। तो क्या है आपका ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो जाएगा, बचेगा क्या, ऑप्शन नंबर 2 ये आपका सही होगा। तो जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है, तो जियो बोर्ड ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताओं के शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। ठीक है, तो 55 का आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 56 है। ठीक है, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, कक्षा में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, समस्याओं को प्रदर्शित करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखते हैं क्या है, देखिए पहले क्या, अगर आप बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तो रोजमर्रा की भाषा जो वो सीख के आ रहा है। ठीक है, गणितीयकरण स्थिति की भाषा, अब उसे गणित में कैसे चेंज करना है वो, फिर गणितीय समस्या समाधान की भाषा, समस्या समाधान करने के बाद क्या भाषा बनती है वो, फिर प्रतीकात्मक भाषा, जैसे आपने क्या गुणा भाग जो भी लगाया वो, जैसे कहने का मतलब रोजमर्रा की भाषा। उसने अपने ऐसे बोला, कुछ भी मान लीजिए 2 सेब लाए हम, 3 सेब लाए, अब हमारे पास 5 सेब हो गए, पहला ये। दूसरा गणितीय, फिर आप उसे बताएंगे नहीं 2 सेब आपके पास थे, 3 सेब थे, दोनों मिलकर कितने हो गए 5। तीसरा क्या है, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, तो क्या होगा 2 + 3 = 5, ये गणितीय भाषा है। फिर क्या, प्रतीकात्मक भाषा, प्रतीकात्मक क्या है, 2 प्लस ये साइन जो लगा है ये प्लस का है, प्रतीकात्मक भाषा है। ठीक है, तो आपका पहला तो सही लग रहा है।
अगला देखते हैं क्या है, प्रतीकात्मक भाषा। पहले प्रतीकात्मक भाषा बता देंगे क्या? नहीं, पहले प्रतीकात्मक भाषा नहीं बताएंगे हम। तीसरा देखिए क्या, रोजमर्रा की भाषा है। हाँ सही है। गणितीय समस्या समाधान की भाषा, ठीक है। गणितीयकरण स्थितिक भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। देखिए कि इसमें क्या, गणितीय समस्या समाधान की भाषा और गणितीयकरण स्थिति भाषा, दोनों मतलब एक ही तो चीजें हैं, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्या बचा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, पहले वही आ गई, गणितीयकरण स्थिति भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, रोजमर्रा की भाषा। लास्ट में आप जाएंगे क्या उसकी भाषा में? नहीं, पहले तो वो अपनी भाषा में समझेगा, तो उसे पहले अपनी भाषा में ही समझाना है, बाद में हम उसे अपनी भाषा बताएंगे या गणित की भाषा बताएंगे, ठीक है। तो आपका 56 का पहला ही आंसर आपका सही है, ठीक है। 56 का ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्या, रोजमर्रा की भाषा, फिर गणितीयकरण स्थिति की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा, ठीक है। समझ गए आप, प्रतीकात्मक भाषा। तो आपका क्या, 56 का ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 57 में कहा है गणित में प्रकरण संबंधी, ठीक है। गणित में प्रकरण संबंधी प्रवाहपूर्ण का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों और कलन गणित का ज्ञान होना, परिशुद्धता, लचीलेपन और निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना, ठीक है। समझ गए होंगे आप। गणित में क्या है, प्रकरण संबंधी प्रवाहपूर्ण का अर्थ है, प्रकरण संबंधी प्रवाहपूर्ण का अर्थ, नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, गणित का ज्ञान होना, परिशुद्धता, लचीलेपन और निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। समझिए आप, भाषा क्या है, प्रकरण संबंधी प्रवाहपूर्णता। प्रवाहपूर्णता मतलब आप एक स्टेप बाय स्टेप हर एक काम को करते चले जा रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम, प्रवाहपूर्णता बोलेंगे, ठीक है। सारे काम करते हैं। तो क्या, गणित में लचीलापन, जो गणित में लचीलापन है किस ओर संकेत करता है, तो देखिए उसका क्या है, किस ओर संकेत करेगा, तो उसके ऑप्शन क्या है, देखिए 57 का पहला ऑप्शन क्या है, समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, समान प्रकरण से, ठीक है। बात आपकी ठीक हो सकती है। देखते हैं पर अगला क्या है, समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्या। नहीं, अंकगणित और ज्यामिति नहीं, और भी कुछ बहुत होता है मैथ में। तीसरा क्या है, एक से अधिक उपगमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या। देखिए पहले से ये तीसरा ज़्यादा सही है। क्या बोला है, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। कहने का मतलब क्या, एक से अधिक आपकी ट्रिक आती है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने को आपको एक से ज़्यादा मेथड आते हो, ठीक है। तो आपका क्या होगा, तीसरा ऑप्शन पहले से ज़्यादा सही है, तो पहला आपका गलत हो गया। बचा क्या, चौथा, परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता, ठीक है। परिशुद्धता के साथ नहीं, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपसे गलती तो हो सकती है, और मैथ्स में अगर आपने एक भी मिस्टेक गलती की तो हो सकता है आपके पास परिशुद्धता के साथ। तो ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आपको क्वेश्चन आता है वो आपसे गलत ना हो, आपसे आता हुआ क्वेश्चन भी काफ़ी बार गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपका चौथा तो कट जाएगा। बचा क्या, तीसरा ही बचा है, ठीक है। तो 57 का क्या होगा, लचीलेपन का संकेत क्या होगा, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। मतलब एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 2 3 4 जितनी भी ट्रिक्स हैं, जितनी भी विधियां हैं, आपके पास एक से अधिक विधियां होंगी, ठीक है। तो 57 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 58 क्या लिखा हुआ है, एक मानसिक रूप से 27 + 38 को 65 रूप के लिखने में परिचित करता है, ठीक है। एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38 को क्या 65 के रूप में परिकलित करता है, सॉल्व करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया, तो उसने कहा प्रतिक्रिया के रूप में हमने 38 को 40 के नज़दीक माना है, इसलिए 27 + 40 = 67, और इसमें से 2 ज़्यादा लिया तो 65 प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिया है, ठीक है। उसने अपने हिसाब से किया, ये कोई रूल नहीं है मैथ्स में, ठीक है, उसने अपने हिसाब से किया है। तो योग करने की यह युक्ति क्या कहलाती है, प्रत्यक्ष प्रतिरूपण। प्रत्यक्ष प्रतिरूपण नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है, ठीक है। उसने अपने हिसाब से किया, ऐसी कोई ट्रिक नहीं लिखी हुई कहीं पे भी। दूसरी क्या है, पुनर्समूहीकरण। पुनर्समूहीकरण ऐसा कुछ नहीं है, इसमें पुनर्समूहीकरण जैसा, ठीक है। तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा क्या है, प्रतिकारी। प्रतिकारी हो सकता है, बताते हैं प्रतिकारी मीन्स क्या होता है। चौथा क्या है, समृद्धि कारक। समृद्धि कारक नहीं है ये, ठीक है। बस आपका तीसरा ही ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्या, प्रतिकारी। प्रतिकारी का मतलब है चीज़ों को अपने हिसाब से, अपने माइंड से ढूंढना और उनको सोल्यूशन निकालना, ये क्या है, प्रतिकारी है, ठीक है। तो ये बच्चे ने क्या किया, अपने हिसाब से उसको पहले माइंड में रखा और बिना हाथ चलाए, बिना पेन चलाए उसने अपने माइंड में सॉल्व किया, जैसे उसको समझ में आता है, जैसे उसको अच्छा लग रहा था। हो सकता है यही ट्रिक किसी दूसरे बच्चे को दी जाए तो उसे ना समझ में आए, उसे ये अच्छा ना लगे, ठीक है। इसलिए क्या है, ये 58 क्या है, प्रतिकारी है। प्रतिकारी का मतलब आप समझ गए होंगे।
ठीक है, कहने का मतलब आपको यही है, अगर आपको कोई क्वेश्चन सामने वाला समझा रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो उसने 2-3-4 ट्रिक से बताई हैं, तो 4 ट्रिक में आपको जो अच्छी लगे, एक ट्रिक, दूसरी ट्रिक, तीसरी ट्रिक या चौथी ट्रिक, चौथे में से या जो भी आपको जो अच्छी लगे, आपको जैसे आपके माइंड में बैठे आप उसको वैसे करिए और उसका सॉल्यूशन दीजिए, जैसे भी दीजिए आप। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन तो कोई नहीं पूछ रहा ना कैसे की है, तो कैलकुलेशन तो आप अपने हिसाब से कर ही सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होगा, 58 का ऑप्शन नंबर 3 प्रतिकारी ये आपका सही होगा, 58 का तीसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में लिखा है मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है। मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है, बात सही है। मानसिक जो है गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक का अवसर उपलब्ध कराती हैं। किसका किसका अवसर उपलब्ध कराती हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, मानसिक संगणना संबंधी प्रतिक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों को पहचान करने की कोशिश करते हैं। बात सही है, देखते हैं पर आगे क्या है। दूसरा ऑप्शन क्या है, पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना। पेंसिल पेपर का उपयोग करना, ये मानसिक है, तो दूसरा तो गलत हो गया आपका। ठीक है, तीसरा क्या है, कलन विधि एल्गोरिथम को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का अभ्यास करना। मानसिक गणित संबंधी है ये, मानसिक। ठीक है, मानसिक मतलब माइंड से जल्दी सॉल्व करना है। सीखने में निपुणता, इसमें क्या, ये तो कलन विधि को सीखने के लिए बोल रहा है ना, सिर्फ एक विधि है, तो आपकी तीसरा भी गलत हो जाएगा। चौथा देखिए क्या, चौथे में क्या दिया, परिकलन। परिकलन में परिशुद्धता के साथ उसको गति को बढ़ाने, उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करता है। परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने में सहायता करता है। ठीक है, देखिए क्या, पहले तो परिकलन में परिशुद्धता लाएगा, ठीक है, मानसिक, और उसकी गति को बढ़ाएगा और परीक्षाओं में उसके निष्पादन में सुधार करने में मदद करेगा। ठीक है, आपका पहला चौथा भी ठीक ठाक लग रहा है ना। पर देखिए पहले में क्या था, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों को पहचान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मानसिक के हिसाब से क्या है, पहला तो आपका सही लग रहा है, पर चौथा एक बार फिर से पढ़िए। परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद, ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, तो चौथा आप हटा दीजिए। ठीक है, आपका क्या होगा, 59 का आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा। क्या, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। पहले तो क्वेश्चन समझ में आएगा, उसके बाद ही काम करेगा वो। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, 59 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो एकदम लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 60वां। प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा, ठीक है, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा है, संक्रिया चिन्हों, संक्रिया चिन्ह जानते हैं आपको, हम बता चुके हैं बार बार, संक्रिया चिन्ह प्लस माइनस इंटू डिवाइडेशन। ठीक है, ये 4 होते हैं आपके क्या, संक्रिया चिन्ह। सिक्कों, सिक्का है, जैसे मान लो सिक्का है, ठीक है, जैसे यहाँ पहला एक होगा हेड और एक होगा टेल। ठीक है, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है, छोटी कौन है, बड़ी कौन है, कहाँ है। ठीक है, ये घड़ी हो गई। ठीक है, यह तथ्य इंगित करता है, ठीक है, क्या, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पा रहा है, अंतर स्थापित नहीं कर पा रहा है, तो क्या है, यह तथ्य इंगित करता है कि बच्चों को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप में समस्या है। तो बच्चे को प्रक्षेप मतलब किस स्टेप में उसको गड़बड़ी है। ठीक है, कि वो ऐसा घड़ी भी देख रहा है तो क्यों नहीं बता पा रहा है, बच्चा है। संक्रिया चिन्हों एवं सिक्कों एवं घड़ियों की सुइयों में अंतर भी स्थापित नहीं कर पा रहा है। देखिए क्या, पहला श्रवण स्मृति, श्रवण स्मृति नहीं, घड़ी देखने में, सिक्का देखने में या एक संख्या पहचानने में क्या घड़ी, श्रवण कान ना हो तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है, प्रक्रिया स्मृति है, प्रक्रिया स्मृति। प्रक्रिया स्मृति मतलब अगर आपको कोई चीज़ देख के बतानी होता है, अगर हम सिक्का उछाल रहे हैं, उसमें हेड आ रहा है कि टेल आ रहा है, इसको हमें अगर पहचानना है, तो अगर हम पहचानेंगे तब तो हमें उसको देखेंगे, तो हमें प्रक्रिया स्मृति की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें तो हमें सीधे सीधे देख के बताना है ना, तो प्रक्रिया स्मृति भी गलत हो जाएगी। तीसरा क्या है, दृश्य प्रक्रमण। दृश्य प्रक्रमण आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। देखिए, दृश्य प्रक्रमण का मतलब होता है देख के चीज़ों को बताना कि वो क्या है, पहले तो पहचान में आना। अब अपने जैसे कार नहीं पहले देखी उसने बच्चे ने, तो क्या होगा, उसको क्या पता ये क्या जा रहा है। ठीक है, उसको क्या पता ही जा रहा है, उसको देखेगा कि ये कार है, उसके बाद तो देखेगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो दृश्य प्रक्रमण बोलते हैं कि चीज़ को देख के बताना
उससे पहले आप बताइए घड़ी में कि ये 12 है, ये 5 है, ये 4 है, ये छोटी है, ये बड़ी वाली मिनट की है, तभी तो बता पाएगा। तो इसमें क्या दृश्य प्रक्रमण का ये आता है। चौथा क्या भाषा प्रक्रमण, ऐसा नहीं है भाषा किसी भी अगर उसे समझ में आ रहा था तो हाथ पर हिला के भी तो बता सकता था आपको कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। तो क्या भाषा प्रक्रमण भी नहीं है, आपका क्या होगा दृश्य प्रक्रमण ही बचेगा, ठीक है। तो आपका 60 नंबर का भी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा ही होगा। तो अगर कोई बच्चा है संख्या देख लेता है और उसे या चिन्ह कोई भी देख लेता है और घड़ी की सुइयों में अंतर हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या है, अगर वो नहीं बता पा रहा है, देखने के बाद भी नहीं बता पा रहा, तो क्या है ये दृश्य प्रक्रमण है, ठीक है। तो आपका क्या है ऑप्शन नंबर तीसरा ही सही होगा। तो 60 का तीसरा ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपका सितंबर 2014 का पेपर था, ठीक है। कल हम लोग फिर से मिलते हैं आपको फरवरी के पेपर लेके, फरवरी 2014 का पेपर लेके, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।